Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were going through the textbook part of the chapter from Hornbill, chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together. ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक से वर्ड बाय वर्ड, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। और पिछले क्लास में हमने आपको ये बता रहा था, मैं आपको पिछले क्लास में ये जो पैराग्राफ का यहाँ तक का पैराग्राफ हम लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ लिए, जिसमें 2 नंबर्स आए, डिजिट्स आए थे। उसको मैंने बोला था कि इसको याद रखना क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। और यहाँ तक टेक्स्ट बुक से पढ़ने के बाद इसी का पॉइंट वाइज जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग देख रहे थे अपने पिछले क्लास में। जैसे ये हमने देखा था कि 6 जनवरी जब ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अब हम लोग बचेंगे, मगर ये लोग बच गए। 6 जनवरी की सुबह इनका जहाज़ उस तूफ़ान से बाहर आ गया और जो हवाएं चल रही थी उसका स्पीड भी बहुत कम हो गया। तो एक बार फिर से कोशिश में लग जाते हैं नरेटर, और एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताया है यहाँ, सेक्सटेंट। यहाँ देखो कि वो क्या मेज़र करते हैं। पहले सेक्सटेंट मेज़र करते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं, चार्ट रूम में जाते हैं। वहाँ जा कर के क्या क्या करते हैं, ये कंसीडर्ड वर्ड का मतलब है देखना, एग्जामिन करना, समझना, टू अंडरस्टैंड, जानना, ये सब कंसीडर्ड का मतलब है। तो चार्ट रूम में जा कर के वो क्या क्या देखते हैं, पहले तो देखते हैं कि विंड का स्पीड क्या है, उसके बाद देखते हैं कि डायरेक्शन जो है उसको कितना चेंज करने का ज़रूरत है। इन सब वर्ड्स को टेक्स्ट बुक में अलग अलग वर्ड्स से लिखा गया है। जैसे चेंज ऑफ कोर्स लिखा गया था तो मतलब चेंज ऑफ डायरेक्शन। फिर ड्रिफ्ट लिखा गया था जिसका मतलब है मूवमेंट ऑफ शिप, एंड उसके बाद एक वर्ड लिखा गया था जिसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ वेव्स। ये सारी चीज़ें नरेटर ऑब्जर्व करते हैं चार्ट रूम में जा कर के। और एंगल मेज़रमेंट करने वाला जो इक्विपमेंट था सेक्सटेंट, उसका पिक्चर मैंने आपको दिखाया था कि वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये सारा जो मेज़रमेंट था, ये सारा जो ऑब्जर्वेशन था नरेटर का, ये इसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा ना, क्यों इतना ऑब्जर्वेशन करते हैं, करना क्या चाहते थे। यहाँ से एकदम इजीली लिखा हुआ है, टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ आवर शिप। वो जानना चाहते थे कि उनके शिप का पोजीशन कहाँ है। पोजीशन का यहाँ मतलब फिज़िकल कंडीशन से नहीं है, पोजीशन का यहाँ मतलब ज्योग्राफिकल पोजीशन से है। मतलब समुद्र में कहाँ है ये पता लगाने के लिए वो सब काम करते हैं। सेक्सटेंट से लेकर के वेव्स के स्पीड को पढ़ना और कंसीडर करना, उसके बाद डायरेक्शन को कंसीडर करना, उसके बाद ड्रिफ्ट मूवमेंट ऑफ शिप को कंसीडर करना, फिर करेंट्स डायरेक्शन ऑफ विंड्स को कंसीडर करना। ये सब वो करते क्यों हैं, क्योंकि वो कैलकुलेट करना चाहते थे कि वो हैं कहाँ, समुद्र में कहाँ हैं। ये कैलकुलेट करने के लिए वो सारा काम वो करते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं तो उनको सफलता मिलती है, और जितना कैलकुलेशन वो कर सकते थे उससे वो
कैलकुलेशन का एक नतीजा भी निकालते हैं, कंक्लूज़न भी निकालते हैं। क्या कैलकुलेट किया उन्होंने, ये क्वेश्चन में पूछ देगा आपसे। क्या कैलकुलेट किया? दैट वी वर इन द ओशियन, कि हम लोग ओशियन के उस पार्ट में हैं जो 1,50,000 किलोमीटर एरिया तक है, और हम लोग इतने बड़े ओशियन में क्या खोज रहे हैं? एक 65 किलोमीटर एरिया वाला आइलैंड, 65 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाला आइलैंड। तो ये ना एक बहुत बड़ा नंबर है, एक उसके मुकाबले एक बहुत छोटा नंबर है। एक तरफ है 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर, और उसमें खोजना क्या है? 65 स्क्वायर किलोमीटर का एक आइलैंड। आइलैंड का नाम आपको अब तक पता हो जाना चाहिए, अब नाम रिपीट ना करने की ज़रूरत पड़े। यहाँ तक हम लोग टेक्स्ट बुक से किए थे, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिए। अब देखो यहाँ तक हम लोग को यहाँ से शुरू करना है टेक्स्ट बुक में। वाइल आई वॉज, एक पैराग्राफ पहले देख लो, यहाँ से एक छोटा पैराग्राफ है ना, उसके बाद फिर पैराग्राफ एक मीडियम 4-5 लाइन का पैराग्राफ है, ये हम लोग को पढ़ना है। ये पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ तक कर चुके। वाइल आई वॉज थिंकिंग, चार्ट रूप में सभी चीज़ों को के मदद से कैलकुलेट करने के बाद जब अपनी सोच में डूबे हुए थे नरेटर, तो उस समय उनके पास कौन आई? उनकी बेटी सुज़ैन पूरा नाम है, 7 साल की उम्र है। कहाँ आई? चार्ट रूम में। किसके पास? नरेटर के पास। नरेटर क्या कर रहे थे चार्ट रूम में? सभी चीज़ों को एनालाइज करके एक कैलकुलेशन करना चाह रहे थे, और वो कर चुके थे कैलकुलेशन। और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो जानते थे कि ये एक अथाह समुद्र में एक छोटी सी चीज़ खोजने वाली काम ये आसान नहीं है। तो वो बैठ के सोच रहे थे। वाइल ही वॉज, यहाँ देखिए ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है जो मेरा नोट्स में रहता है। वाइल आई वॉज थिंकिंग से लेकर के मेड तक, आप अपने टेक्स्ट बुक में आ जाइए अगर, तो आप देख सकते हैं यहाँ वाइल आई वॉज थिंकिंग से लेकर के कहाँ तक है? मेड तक। ये 3 लाइन जो हैं, ये ना जैसे इस चैप्टर का टाइटल हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में ही कि इस चैप्टर का टाइटल कहाँ से आया, वो टाइटल किसके द्वारा बोला गया था, कब बोला गया था, क्या मकसद था बोलने का। तो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में ही पढ़ा था कि जॉन ने, बेटे ने अपने फादर से पहले तो पूछा कि फादर आर वी गोइंग टू डाई, डैडी आर वी गोइंग टू डाई। तो उसके फादर उसको बहुत समझाने की, मतलब सांत्वना देने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, वी आर गोइंग टू ओवरकम दिस ट्रबल। ये उसके फादर उसको समझाने की कोशिश करते हैं, मगर उनका बेटा 6 साल का बेटा जब सवाल किया कि क्या हम लोग मरने वाले हैं, तो नरेटर ने ऐसा सोचा कि वो डर से ऐसा सवाल कर रहा है। नरेटर ने सोचा कि उनका बेटा डर गया है, घबरा गया है, इसीलिए ऐसा सवाल कर रहा है। तो वो बहुत उसको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली में
नरेटर का 6 साल का बेटा डरा नहीं था। उसका स्टेटमेंट, आगे का स्टेटमेंट ये बात बताता है, जो स्टेटमेंट इस चैप्टर का टाइटल बनाया गया है। साथ ही साथ वो बोलता है जॉन कि आप ये मत सोचिएगा कि हम डर के मारे ये सवाल पूछ रहे हैं। और वो बोलता है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और फिर यही टाइटल बना दिया गया, और डैश 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 लिखा हुआ ना टाइटल में, उसमें वो वाले वर्ड्स हैं यू, मी, शू एंड मॉमी। मतलब हम चारों अगर एक साथ हैं तो मुझे डरने मरने से डर नहीं लग रहा। वो कितना वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सीख देने वाला पार्ट। तो क्वेश्चन अराइज कर सकता है। ये 3 लाइन जो है ना, यहाँ पर अब बेटी का बेटी को फोकस किया गया कि बेटी कैसे इस कठिनाई वाले कंडीशन में बेटी का मतलब रिएक्शन कैसा था। क्या वो बहुत डरी हुई थी, क्या वो रो रही थी, क्या वो दर्द से चीख चिल्ला रही थी, क्योंकि उसको तो 2 इंजरीज़ हुए हैं, शू को 2 इंजरीज़। एक कि उसका सिर किसी चीज़ से टकरा गया तो आईज़ के ऊपर पूरा स्वॉलन हो गया, और दूसरा जो वो बताती नहीं है, बाद में बताती है, वहाँ भी एक लेसन दे देती है। बाद में बताती है कि हम ये बात आपको पहले इसलिए नहीं बताए ताकि आप जो काम कर रहे हैं हम लोगों को बचाने का, उसमें आपको मैं चिंतित नहीं करना चाहती थी। आई डोंट वॉन्ट यू टू वरी, जो कि एक डीप कट था उसके हाथों पे, आर्म्स पे। तो यहाँ वहाँ पर तो बेटी सुज़ैन जो है 7 साल की, वो अपना मैच्योरिटी दिखाती है, अपना कंट्रीब्यूशन दिखाती है, अपना डेडिकेशन दिखाती है अपने परिवार के प्रति। एक बार फिर से बाप और बेटी, शू स्पेशली बेटी को का ध्यान रखना है कि वो क्या करती है। इन्हीं 3 लाइंस में है। जब नरेटर बैठ के सोच रहा था, सब चीज़ कैलकुलेट करने के बाद, ये सब कैलकुलेशंस करने के बाद सोच रहा था, तो बेटी अंदर आई। अब बेटी के अंदर आने को स्पेशली मेंशन किया गया है, मूविंग पेनफुली। अब इसका तो आप इजी मतलब निकाल सकते हैं कि उसकी बेटी क्योंकि इंजर्ड थी, घायल थी, वो भी 2 जगह, तो वो आराम से तो नहीं चल सकती। तो लिखा हुआ है मूविंग पेनफुली, वो मतलब उसको दर्द हो रहा है, लेकिन वो उसी कंडीशन में चल करके आती है अपने डैड के पास। जॉइंड मी मतलब कि उनके साथ आकर के बैठ जाती है या उनको ज्वाइन करती है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, ये जो आईज के ऊपर जो चोट लगा था शू को, जिसके बारे में उसने बताया भी था फादर को, ये लेफ्ट आई के ऊपर लगा था। ये लेफ्ट आई याद रखना, क्योंकि बहुत लोग ना आई वर्ड ही यूज़ करेगा और लेफ़्ट राइट नहीं यूज़ करेगा, मतलब उसको पता ही नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको याद रखना कि हाथ में जो कट हुआ है सुज़ैन का, वो ये नहीं बताया गया कि लेफ़्ट में हुआ है या राइट हैंड में हुआ है, मगर आँखों के ऊपर जो चोट लगी है
वो बताया गया है कि लेफ़्ट साइड पे लगी है। तो बता रहे हैं नरेटर कि वो बहुत दर्द में थी, बहुत पेन में थी, फिर भी वो आई उसके पास, अपने डैडी के पास, है ना, बैठी। द लेफ़्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके सिर का लेफ़्ट साइड जो है वो कैसा हो गया था, वॉज नाउ वेरी स्वॉलन। अब ये स्वॉलन वर्ड हम पहले ही बता चुके हैं। जिसको हम लोग बोलचाल में चोट टूट लग जाता है तो कहीं पर स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। अगर मोच आ गया, अगर हड्डी टूट गया तो क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है, फूलना। तो ये वर्ड है, यहाँ लिखा है वेरी स्वॉलन। उसके हेड का लेफ्ट साइड जो था वो बहुत बुरी रूप से फूला हुआ था। फूला हुआ तो पहले भी था, बताया गया था, लेकिन अब वो मतलब उससे कई गुना ज़्यादा स्वेलिंग जो था वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका था। वॉज वेरी स्वॉलन एंड हर ब्लैकेंड आईज, उसकी आंखें जो थी वो काली पड़ गई थी। ब्लैकेंड आईज लिखा हुआ है। जैसे किसी को चोट लगता है किसी चीज़ से, बॉडी पे कहीं भी वैसा चोट लगता है तो वहाँ ना निशान पड़ जाता है, काला हो जाता है, वो नीला, गहरा नीला कलर का होता है, फिर टाइम के साथ ब्लैक हो जाता है वो चोट यहाँ पे लगा है। तो उसको यहाँ बताया गया है हर ब्लैकेंड आईज। वो जो चोट लगी थी वहाँ पर पूरा ब्लैक कलर हो गया है और वहाँ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुका है, बहुत ज़्यादा फूल चुका है और ब्लैक हो गया है। और एक बात बताता है, नैरोड टू स्लिट्स। नैरो मतलब तो कॉमन है, नैरो मतलब होता है पतला, और नैरोड टू स्लिट्स ये टर्म यूज़ किया जाता है। जैसे मैं जब इसका नोट्स आपको देता हूँ, यहाँ देखो, ब्लैकेंड आइज नैरोड टू स्लिट्स। इस टर्म का मतलब है नैरो ओपनिंग, वेरी नैरो ओपनिंग। ये स्लिट वर्ड में फंसिएगा मत, अलग से कोई मीनिंग इसका नहीं निकालना है, ये नैरो वर्ड के साथ मीनिंग निकालना है। नैरोड टू स्लिट्स मतलब वेरी नैरो ओपनिंग, और वेरी नैरो ओपनिंग किसके बारे में बोला गया, उसके आईज के बारे में। अब ये तो आप में से सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों को तो खुद भी चोट लगा होगा, इंजरी हुआ होगा वो आँखों के ऊपर या आँखों के पास, और आपने देखा तो हमको लगता है ऑलमोस्ट सभी ने होगा अपनी लाइफ में अभी तक, कि आँखों के ऊपर जब चोट लगता है या आँख में कोई कीड़ा काट देता है या आँखों में अगर कोई भी इंजरी होती है तो आँखें क्या होती हैं, एक तो स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं, और उसके वजह से क्या होता है कि आँखों का जो ओपनिंग है, आँखों का जो खुलना है वो नैरो हो जाता है। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि आँख पूरा फूला हुआ है तो तुमको लगेगा ना कि उसका आँख एकदम छोटा सा, देखने वाला जगह जो है ना एकदम नैरो है। क्यों? क्योंकि स्वेलिंग है पूरा आँख में। यही कंडीशन किसका था, सू का था। ये इसको याद रखना कि शिव का कंडीशन कैसा था उस समय जब वो अपने डैडी के पास चैट रूम में आई थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, कि जब उसके डैड सोच रहे थे तो शू आई सबसे पहले मेंशन करना है कि वो पेन में थी। इसका ये जो पैराग्राफ है इसका आपको एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स जो बनते हैं यहाँ देखिए, इससे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उनको ही वही क्वेश्चन आंसर में लिखने लायक सेंटेंसेस के रूप में इन पॉइंट्स में मैं दे देता हूँ। इनको पढ़ लेते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। While I was doing such calculations, जब उसके फादर कैलकुलेशंस कर रहे थे, डॉटर स्यू केम इन, वो अंदर आई। दूसरे में लिखा हुआ है she was suffering from lot of pain due to injury, ये लिखा हुआ है ना कि वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। she was suffering from lot of pain, बहुत ज़्यादा वो सफ़रिंग कर रही थी दर्द के कारण, ड्यू टू इंजरी। इंजरी का मतलब चोट, और इस चोट के बारे में पहले भी डिस्कस हो चुका है। हर हेड वॉज नाउ मोर स्वॉलन, हर हेड वॉज नाउ मोर स्वॉलन, तो ये वर्ड तो वहाँ भी यूज़ हुआ कि उसका जो सिर था लेफ्ट साइड के आँख के ऊपर वो बहुत बुरी तरह से स्वेलिंग हो गया था। शी कुड ओपन हर आईज वेरी स्लाइटली, देखो ये उस लाइन का मीनिंग है जो लाइन मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट बुक में, ठीक है। शी कुड ओपन हर आईज वेरी स्लाइटली। अब ये जो अभी टेक्स्ट बुक में ये वर्ड जो बता रहे थे, आईज नैरोड टू स्लिट्स, यही वाला है, आईज नैरोड टू स्लिट्स यहां लिखा हुआ है। तो मैंने बोला कि आंखें बहुत कम खुल रही थी, और ऐसा कोई अलग अचंभित करने वाला चीज़ हम नहीं बता रहे हैं, ये तो सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ होगा या देखा होगा कि आंखें फूल जाती हैं तो कैसे नैरो हो जाती हैं, देखने का ये जो है वो नैरो। तो ये वाला जो टर्म है ना, इसको एक्सप्लेनेशन में लिखा है शी कुड ओपन हर आईज वेरी स्लाइटली, वेरी स्लाइटली मतलब बहुत कम। हर आईज हैड बिकम ब्लैक, ये ब्लैक एंड वर्ड भी दिया हुआ था अभी, तो कालापन पूरा छा गया था। और लास्ट में ये टेक्स्ट बुक में लास्ट सेंटेंस यहाँ नहीं देखे, ये देखो दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में वो आई, 7 साल की बेटी शिव, ठीक है, उसका कंडीशन बता दिया गया आपको कि वो बहुत पेन में है क्योंकि 2 इंजरीज हैं, और इतने पेन में होते हुए भी वो लड़की वहाँ कोई आकर के ना कोई रोना नहीं रोती है, शिकायत नहीं करती है, या आकर के वो घबराई हुई हो और घबराहट में आई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतने बुरे फिजिकल कंडीशन में भी 7 साल की एक बच्ची इस कंडीशन में जो बताया गया यहाँ तक, शी कैन ओपन हर आईज वेरी स्लाइटली, यहाँ तक इस कंडीशन को बता करके, और तब ये बताया जा रहा है शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड। और वो क्यों आई थी? वो अपने फादर को एक कार्ड देने आई थी, जो कार्ड उसने खुद बनाया था। ये देखो, इसका एक्सप्लेनेशन में आप देखोगे, शी हैड मेड अ कार्ड, उसने एक कार्ड बनाया था। शी गेव मी दैट कार्ड, और वो कार्ड आकर के वो अपने
फादर को देती है। तो ये उसके कैरेक्टर का जो 7 साल की बच्ची है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक एक करके, मतलब मल्टीपल एग्जाम्पल्स मिलते हैं चैप्टर में, जहाँ ये पता चलता है कि दोनों बच्चे जो थे, बेटा भी और बेटी भी, दोनों बच्चे जो थे वो मुसीबत के समय इतने कम उम्र के होते हुए भी वो घबराए नहीं थे और उन्होंने हर तरह से अपने पेरेंट्स को कोऑपरेट करने का कोशिश किया, हर तरह से, बेटा भी और बेटी भी। और इसके अलग अलग मल्टीपल एग्जाम्पल्स हम लोग को मिलते जा रहे हैं चैप्टर में। जब चैट रूम में बैठ कर के नरेटर ये सब कैलकुलेशंस कर रहा था, तो उसकी बेटी आती है, बहुत पेनफुल स्थिति में है, ठीक है, आंखें पूरी फूली हुई हैं, दिखाई नहीं दे रहा है एक आंख से, बहुत दर्द में है, ठीक है, लेकिन वो आती है और क्या करती है, अपने फादर को एक कार्ड देती है, जो कार्ड उसने खुद बनाया था। तो ये उसका करेज है। अब सोचो कि इस हालत में उसने कार्ड कैसे बनाया। कार्ड पहले से बना के नहीं रखी है, अभी कार्ड बनाई है, और वो कार्ड देने के लिए वो फादर के पास आई और उसने वो कार्ड दिया। अब ये कार्ड में क्या क्या था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला टॉपिक है कि वो कार्ड जो बना के दी उसमें क्या क्या था, वो कार्ड कैसा कार्ड था। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।